द डीप डाइव में आपका स्वागत है। तो हम वापस आ गए हैं गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में, लेकिन अगर कोई ड्रैगन्स या वाइट वॉकर्स की उम्मीद कर रहा है तो शायद ये वो नहीं है। हाँ, ये कुछ बहुत अलग है। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं नई सीरीज अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के पहले एपिसोड द हेज नाइट की। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि ये कहानी इतनी अलग क्यों है और ये एक नए हीरो डंक को कैसे हमारे सामने लाती है और वेस्टेरोस के उस दौर को कैसे दिखाती है जहां अब ड्रैगन्स नहीं है। सही बात है, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कहानी जॉर्ज आर मार्टिन की टेल्स ऑफ डंक एंड एग नोवेला पर आधारित है। अच्छा। हाँ, और HBO ने जो नाम इस्तेमाल किया है अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स, वो इन सभी कहानियों का एक तरह से सामूहिक नाम है। तो दुनिया वही है, लेकिन नजरिया बिल्कुल बदला हुआ है। हाँ, अब कैमरा किसी राजा रानी पर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कैमरा एक आम, बल्कि सच कहूं तो एक कंगाल इंसान पर है। ये वेस्ट्रोस की जमीनी हकीकत है। तो चलो इसी नजरिए से शुरू करते हैं। एपिसोड का टाइटल ही है द हेज नाइट। इसका मतलब क्या है? एक तरह का फ्रीलांस नाइट जिसके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, कोई मालिक नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ एक जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये एक सोशल क्लास है, एक सामाजिक वर्ग है। अच्छा। सोचो, एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ खानदान और जमीन से तय होता है, वहां हेज नाइट का मतलब है कि आप सिस्टम से बाहर हैं। मतलब आप वेस्ट्रोस के गिग इकोनॉमी वर्कर हैं। हा, क्या बात है, एकदम सही पकड़ा। आपके पास नाइट की इज्जत तो है, लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं। और यही इस कहानी की आत्मा है। ये हमें उस वेस्ट्रोस से मिलाती है जो महलों के बाहर है। और कहानी की शुरुआत ही इतनी उदास है। वो पहला ही सीन जहां डंक अपने गुरु सर आर्लिन को दफना रहा है। वो खामोशी, वो अकेलापन, आप तुरंत उससे जुड़ जाते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, क्या सर आर्लिन ने सच में उसे नाइट बनाया भी था? और यही इस कहानी का सबसे बड़ा हुक है। शो इस पर बिल्कुल चुप है। जानबूझकर ये जो अस्पष्टता है ना कि क्या डंक सच में एक नाइट है, ये सवाल उसके हर फैसले पर एक तलवार की तरह लटका रहता है। क्योंकि अगर वो नहीं है तो वो एक धोखेबाज है। और उसकी सजा मौत, सीधी सीधी मौत। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि नाइट होने का असली मतलब क्या है। क्या वो एक उपाधि है जो कोई आपको देता है, या वो आपके कर्मों से आती है? बिल्कुल, यही इस कहानी का केंद्रीय संघर्ष है। और इसी संघर्ष के बीच हम उसके किरदार को देखते हैं। जिस तरह वो अपने घोड़े थंडर से बात करता है, वो मुझे सीधे सीधे जॉन स्नो और गोस्ट की याद दिलाता है। हाँ, ये कनेक्शन बहुत साफ है, लेकिन यहाँ एक फर्क है। क्या है? उसके पास असल में कुछ भी नहीं है। उसके घोड़े ही उसके परिवार हैं, थंडर, स्वीटफुट और चेस्टनट। ठीक कहा। और उसकी यही ईमानदारी उसे उस दौर के वेस्टेरोस में सबसे अलग बनाती है। तो चलो उस दौर पे आते हैं। हाउस ऑफ द ड्रैगन में तो सब कुछ ड्रैगन्स के दम पे चलता था। अब ड्रैगन्स नहीं है तो टारगेरियंस अपनी सत्ता कैसे बचाए हुए हो? मतलब बाकी लॉर्ड्स उनसे डरना बंद नहीं कर देंगे? ये मिलियन गोल्ड ड्रैगन वाला सवाल है ना? हाँ। और इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। देखो, ड्रैगन्स का डर खत्म हो गया है, लेकिन उस डर की याद अभी जिंदा है। अच्छा। पिछले 100 सालों में टारगेरियंस ने शादियों, गठबंधनों और राजनीतिक एहसानों का एक ऐसा जाल बुना है कि कोई भी अकेला उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। उनकी ताकत अब आग उगलने वाली नहीं बल्कि राजनीतिक है। बिल्कुल। अब लड़ाइयां मैदान से ज्यादा दावतों और दरबारों में लड़ी जा रही हैं। और यह सत्ता बहुत नाजुक है। ब्लैकफायर विद्रोह ने सबको थका दिया है, कोई और जंग नहीं चाहता। और इसी बदली हुई दुनिया में एंट्री होती है उस रहस्यमयी लड़के एग की। हाँ, वो लड़का तो कमाल का है। वो आते ही समझ जाता है कि डंक कोई बड़ा शूरवीर नहीं है। उसकी बातों से लगता है कि वो जितना दिखा रहा है उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा सुराग हमें मिलता है सराय में, जब हमारी मुलाकात होती है डैरोन द ड्रंकन से। हाँ, उसके सफेद बाल, वो टारगेरियन सिक्का, वो एक राजकुमार है। ये तो साफ है, लेकिन असली चीज है उसके ड्रैगन ड्रीम्स। ये बिल्कुल हाउस ऑफ द ड्रैगन की हेलेना टारगेरियन जैसा है। उसे भी तो भविष्य दिखता था। ठीक उसी तरह। लेकिन इसका मतलब अब और भी गहरा है। जब ड्रैगन्स चले गए तो टारगेरियंस के पास क्या बचा? उनका खून, और उस खून में बसी पुरानी जादूगरी। मतलब ड्रैगन ड्रीम्स अब उनकी असली ताकत हैं। एक ऐसी ताकत जिससे वो कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एक आशीर्वाद भी है और एक अभिशाप भी। और जब डैरोन डंक से कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में एक सपना देखा, वो सिर्फ एक लाइन नहीं है। वो भविष्य के लिए एक संकेत है।
एक बहुत बड़े और दुखद संकेत की तरफ इशारा है, समर हॉल की त्रासदी। शो ने बहुत पहले ही एक बीज बो दिया है। वाह, ये तो कमाल की डिटेलिंग है। खैर, सराय से निकलकर वो लोग पहुंचते हैं एशफोर्ड टूर्नामेंट, और वहां पहुंचते ही लगता है कि हाँ, अब हम गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में हैं। वो बैनर, वो माहौल, लेकिन यहाँ भी दाव पर आयरन थ्रोन नहीं, बल्कि डंक का कवच और घोड़ा है। हारा तो सब खत्म। और यही हमें कुछ बेहतरीन नए किरदार मिलते हैं। रेमन फोसोवे है और फिर आता है लियोनेल बैराथियन। द लाफिंग स्टॉर्म, वो तो मेरा पसंदीदा बन गया है। हाँ, बिल्कुल। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हम एक जवान खुशमिजाज रॉबर्ट बराथियन को देख रहे हैं। वो ठाके, वो लड़ाई का शौक, वो पूरा बैराथियन पैकेज है। और वो सीन जब वो अपना ताज डंक के सिर पर रख देता है। हाँ, मतलब एक हाई लॉर्ड एक अनजान गरीब नाइट के लिए ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो एक बैराथियन है। बैराथियन हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। वो पद से ज्यादा हिम्मत का सम्मान करते हैं। रॉबर्ट ने यही चीज नेड स्टार्क में देखी थी, और यहाँ लियोनेल वही चीज डंक में देख रहे हैं। बिल्कुल, वो उसकी ईमानदारी को पहचान रहा है। यही वो गुण है जो बैराथियंस को महान योद्धा बनाता है, लेकिन साथ ही भयानक राजनेता भी। हाँ, जो आगे चलकर उनके पतन का कारण भी बनता है। सही बात है। और इस पूरे शोर शराबे के बीच एक बहुत ही शांत और गहरा सीन आता है, टेंसिल टू टॉयल का वो कठपुतली शो। हाँ, ऊपर से तो लगता है बच्चों का खेल है, एक नाइट और ड्रैगन की कहानी, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। वो पूरा नाटक डंक की दुविधा का एक रूपक है, एक मेटाफर है। कैसे? कहानी है कि अगर ड्रैगन को नाइट का सच पता चल गया तो नाइट मारा जाएगा। अब सोचो, यहाँ ड्रैगन कौन है? टारगेरियंस। और नाइट है डंक। इसका सीधा मतलब है कि अगर एग का सच या टारगेरियंस को डंक का सच पता चल गया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो छोटा सा नाटक एक ही पल में कहानी के सबसे बड़े दाव को सामने रख देता है। और एपिसोड का अंत वहीं होता है जहां इस कहानी की असल शुरुआत होती है, डंक और एग की दोस्ती। जब एग उसके लिए कैंप लगाता है और पहली बार उसे उसके पूरे नाम डंकन से पुकारता है। वो पल बहुत साधारण है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। वहीं पर वेस्टेरोस की सबसे मशहूर दोस्तियों में से एक की नींव रखी जाती है, और आसमान से गिरता हुआ वो तारा, हाँ, वो शूटिंग स्टार, वो सिर्फ एक खूबसूरत नजारा नहीं है, वो नियति का संकेत है। आगे चलकर यही टूटता हुआ तारा डंक के कवच का निशान, उसका सिजिल बनेगा। अच्छा। हाँ, ये कायनात का तरीका है ये कहने का कि तुम दोनों छोटे लोग इतिहास बनाने वाले हो। तो कुल मिलाकर ये पहला एपिसोड कोई धुआंधार एक्शन वाला नहीं है, ये एक धीमी शुरुआत है। हाँ, ये एक धीमी शुरुआत है, लेकिन ये किरदारों, दुनिया की गहराइयों और आने वाली घटनाओं के संकेतों से खचाखच भरा है। ये हमें उस दुनिया में वापस ले जाता है जिसे हम जानते हैं, लेकिन इसे एक बिल्कुल नए और ज्यादा व्यक्तिगत नजरिए से दिखाता है। एकदम सही, ये सिर्फ एक शुरुआत है। ये एक गरीब लड़के की वेस्टेरोस के महानतम नाइट्स में से एक बनने की यात्रा की नींव रखता है। ये सम्मान, दोस्ती और कर्तव्य जैसे विषयों पर बात करती है, और हमें याद दिलाता है कि गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया सिर्फ राजाओं और रानियों की नहीं, बल्कि उन आम लोगों की भी है जो मुश्किल समय में सही काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये थी हमारी आज की बातचीत द हेज नाइट पर। एक ऐसी शुरुआत जो धैर्य की मांग करती है, लेकिन बहुत कुछ देने का वादा भी करती है। और मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। ये पूरी कहानी इस बात पर जोर देती है कि एक सच्चा नाइट होने का असली मतलब क्या है। तो सवाल ये है कि क्या खिताब इंसान को बनाता है, या इंसान के कर्म उसे खिताब के लायक बनाते हैं? डंक, जो शायद तकनीकी रूप से नाइट नहीं है, अपनी यात्रा के दौरान इस सवाल का जवाब कैसे देगा? मेरे ख्याल से यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा होने वाला है।